हेलो स्टूडेंट्स, लाइफ साइंस क्लासेस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे तंत्रिका कोशिका के बारे में, नर्व सेल्स के बारे में। ठीक है, तो आप सभी से निवेदन है कि इस वीडियो को आखिर तक देखिएगा। एक ही लेक्चर में तंत्रिका कोशिका से संबंधित समस्त सभी डाउट आपके क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं। तंत्रिका कोशिका तंत्रिका तंत्र की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई होती है। जीवों के शरीर में हम ह्यूमन नर्वस सिस्टम पढ़ रहे हैं। ह्यूमन नर्वस सिस्टम में केंद्रीय तंत्रिका तंत्र और परिधीय तंत्रिका तंत्र होता है। तो केंद्रीय और परिधीय तंत्रिका तंत्र के ऊतकों का निर्माण किससे होता है? इसी तंत्रिका कोशिका से होता है। तंत्रिका कोशिकाएं जो होती हैं, इनकी उत्पत्ति भ्रूण की एक्टोडर्म से होती है। भ्रूणीय विकास के समय भ्रूण में 3 प्रकार की परतें बनती हैं, जिनको कहते हैं एक्टोडर्म, मीजोडर्म और तीसरी परत है इंडोडर्म। एक्टोडर्म, मीजोडर्म और इंडोडर्म। तो भ्रूण की जो सबसे बाहरी परत होती है एक्टोडर्म से तंत्रिका कोशिकाओं का निर्माण होता है। जब ये तंत्रिका कोशिकाएं पूरी तरीके से विकसित हो जाती हैं, बन जाती हैं, तो इनके कोशिका द्रव्य से सेंट्रोसोम समाप्त हो जाता है। सेंट्रोसोम के समाप्त होने से इन कोशिकाओं में विभाजन नहीं होता है और ये कोशिकाएं अंतरा अवस्था में ही जीवन पर्यंत रहती हैं। यानी एक बार जो तंत्रिका कोशिकाएं बन जाती हैं, उनमें कभी विभाजन नहीं होता है। अगर किसी कारणवश वो तंत्रिकाएं क्षतिग्रस्त हो जाती हैं, तो वो कभी रीजनरेट नहीं हो पाती हैं। मनुष्य के शरीर में तंत्रिका कोशिकाओं की संख्या 10 अरब के करीब होती है। लगभग 10 अरब तंत्रिका कोशिकाएं होती हैं जो तंत्रिका तंत्र का निर्माण करती हैं। और तंत्रिका कोशिकाएं ही जंतु जगत की सबसे लंबी कोशिका होती है। अगर ये प्रश्न पूछा जाए कि जंतु जगत में सबसे लंबी कोशिका कौन सी होती है, तो वो होती है तंत्रिका कोशिका। क्योंकि तंत्रिका कोशिकाओं की जो लंबाई होती है, वो लगभग 1 से 1.5 मीटर तक होती है। और मनुष्य के शरीर में जो सबसे लंबी तंत्रिका है, वो है सियाटिक तंत्रिका। सियाटिक नर्व है, ये सबसे लंबी तंत्रिका है मनुष्य के शरीर में। तंत्रिका कोशिकाएं रचना और कार्यकी में काफ़ी विशिष्ट होती हैं। इन्हें हम विशिष्ट कोशिकाएं कहते हैं। ये हमारे शरीर में सूचना प्रसारण का काम करती हैं। हमारे शरीर के इंटरनल और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में जो भी परिवर्तन होते हैं, उन परिवर्तन की सूचना ये केंद्रीय तंत्रिका तंत्र को प्रसारित करती हैं। इसके अलावा इन तंत्रिका में ज्ञान, चिंतन करने, सोचने और समझने की शक्ति होती है, बोलने और सुनने की शक्ति होती है और महसूस करने की भी शक्ति हमें तंत्रिका कोशिकाओं से ही प्राप्त होती है। एक बार रिवाइज कर दे रहे हैं। तंत्रिका कोशिका तंत्रिका तंत्र की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई होती है। ये भ्रूण की एक्टोडर्म से विकसित होती है। पूर्ण विकसित तंत्रिका कोशिका में सेंट्रोसोम नहीं होता है, इसलिए ये कोशिकाएं विभाजन नहीं करती हैं और जीवन पर्यंत अंतरा अवस्था में पड़ी रहती हैं। मनुष्य के शरीर में लगभग 10 अरब तंत्रिका कोशिकाएं होती हैं और तंत्रिका कोशिकाएं ही जंतु जगत की सबसे लंबी कोशिका होती है। मनुष्य में सियाटिक तंत्रिका सबसे लंबी तंत्रिका है। यह कोशिकाएं सूचना प्रसारण के लिए, किसी भी चीज़ के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए, चिंतन करने के लिए, सोचने समझने के लिए, बोलने के लिए, सुनने के लिए, महसूस करने के लिए, इन सब चीज़ों की जो क्षमता होती है, वो तंत्रिका कोशिकाओं के माध्यम से ही होती है। ठीक है, अब हम बात करते हैं तंत्रिका कोशिकाओं की संरचना के बारे में। तंत्रिका कोशिका मुख्य रूप से 2 भागों में विभेदित होती है। पहला भाग होता है इसका कोशाकाय, इसको हम सेल बॉडी, साइटोन या पेरिकैरियोन कहते हैं। दूसरा जो भाग है इसका, इसको कहते हैं कोशिका प्रवर्ध या कोशा प्रवर्ध, सेल प्रोसेसेस। तंत्रिका तंत्र में मुख्य रूप से 2 भाग होते हैं, कोशाकाय और कोशा प्रवर्ध। कोशा प्रवर्ध 2 प्रकार के होते हैं, इनको कहते हैं वृषाभ या डेंड्राइट्स। और दूसरा जो कोशा प्रवर्ध होता है, उसको अक्षतंतु या एक्सॉन कहते हैं। कोशाकाय, ये जो साइटान होता है, ये तंत्रिका कोशिका का मुख्य और केंद्रीय भाग होता है। इसके साइटोप्लाज्म को
न्यूरोप्लाज्म कहते हैं। यहाँ पे ये मुख्य भाग दिखाया गया है, साइटोन। ये बॉडी, इसको कहते हैं सेल बॉडी, और इसके साइटोप्लाज्म को कहते हैं न्यूरोप्लाज्म। न्यूरोप्लाज्म के अंदर सभी प्रकार के कोशिकांग होते हैं, वे सारे कोशिकांग जो एक कोशिका में होते हैं, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, लाइसोसोम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गाल्जी काय, ये सारे कोशिकांग इसके साइटोप्लाज्म में होते हैं, लेकिन इसके अंदर सेंट्रोसोम नहीं होता है। इन सभी कोशिकांग के अलावा इसमें निसल्स के कण होते हैं। ये राइबोसोम और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की मेम्ब्रेन के बने होते हैं निसल्स के कण, जो पूरे साइटोप्लाज्म में बिखरे हुए होते हैं। इसके अलावा साइटोप्लाज्म में कुछ वर्णक होते हैं, जैसे कि न्यूरोमिलेनिन और लाइपोफ्यूसिन। ये वर्णक भी इसी साइटोप्लाज्म में बिखरे हुए होते हैं। ये मुख्य बॉडी है, इसके बीच में एक केंद्रक है, गोलाकार केंद्रक है, और चारों तरफ सारे कोशिकांग हैं। इसमें निसल्स के कण जगह जगह पर बिखरे हुए होते हैं। ये निसल्स के कण राइबोसोम की तरीके से प्रोटीन संश्लेषण में मदद करते हैं। इस केंद्रक के पास में एक एक्स्ट्रा एक्स क्रोमोसोम का जो है एक पार्ट होता है, रूपांतरित भाग होता है, जिसे हम बार बॉडी कहते हैं, या एक्स क्रोमोसोम के रूपांतरण से बनता है। लेकिन यह बार बॉडी सिर्फ फीमेल में होती है, मेल की कोशिका में बार बॉडी नहीं होती है। मादाओं के यानी फीमेल की कोशिका में बार बॉडी होती है। अतः हम बार बॉडी की उपस्थिति से मेल और फीमेल की कोशिकाओं में अंतर कर सकते हैं। इनके कोशिका द्रव्य में सभी कोशिकांग बिखरे हुए होते हैं, और इसमें प्रोटीन संश्लेषण तथा तंत्रिका संचारी पदार्थों का भी संश्लेषण होता है। तंत्रिका संचारी पदार्थ वे पदार्थ होते हैं जो साइटोन से प्रेरणा संबंधी सूचनाओं को एक्सान से दूसरे तंत्रिका कोशिका तक ले जाने का कार्य करते हैं। अब हम देखते हैं कोशिका काय के बाद दूसरा भाग है सेल प्रोसेसेस, कोशिका प्रवर्ध। तंत्रिका कोशिका के मुख्य भाग यानी साइटोन से दो प्रकार के सेल प्रोसेसेस निकलते हैं, जिन्हें हम कोशिका प्रवर्ध कहते हैं। इनको कहते हैं डेंड्राइट्स, और दूसरा होता है अक्षतंतु या एक्सोन। ये डेंड्राइट्स जो होते हैं संख्या में कम होते हैं, आकार में छोटे होते हैं, और काफ़ी शाखित होते हैं। ये शाखित होकर के एक वृक्ष के समान संरचना बना लेते हैं, इसलिए इन्हें वृक्षाभ भी कहते हैं। इंग्लिश में कहते हैं डेंड्राइट्स। ये डेंड्राइट्स जो होती हैं ये सेल बॉडी की एक्सटेंशंस होती हैं। इनके जो कोशिका द्रव्य हैं, यही कोशिका द्रव्य प्लाज्मा मेम्ब्रेन दूर तक फैल जाती है, और इस प्रकार से एक प्रवर्ध बना लेती है। ये होते हैं डेंड्राइट्स। यानी जो कोशिका का साइटोप्लाज्म है वो इन डेंड्राइट्स के भीतर भी होता है। ये पूरे सेल बॉडी के चारों तरफ शाखाओं के रूप में निकले हुए होते हैं, और ये शाखाएं आगे चल करके और छोटी छोटी शाखाओं में विभाजित हो जाती हैं। ठीक है, ये संख्या में अधिक होते हैं और आकार में छोटे होते हैं। इनके अंदर भी वही साइटोप्लाज्म होता है जो साइटोप्लाज्म सेल बॉडी के अंदर होता है, और सारे कोशिकांग उपस्थित होते हैं। इनमें जो राइबोसोम्स की संख्या होती है वो इनके आधारीय भाग में, यानी इन भागों पर राइबोसोम की संख्या अधिक होती है, और जैसे जैसे ये सेल बॉडी से दूर चले जाते हैं राइबोसोम की संख्या धीरे धीरे घटती जाती है, और साइटोप्लाज्म की मात्रा भी कम होती जाती है। यानी ये प्रोसेस जो दिख रहे हैं, छोटे छोटे प्रोसेस, कई प्रोसेस दिख रहे हैं, ये मुख्य कोशिका से साइटोन से निकल रहे हैं, इन्हीं को डेंड्राइट्स कहते हैं। डेंड्राइट्स जो होती हैं ये संवेदी अंगों से या दूसरे तंत्रिका तंतुओं से जुड़ी होती हैं। तो इनका मेन वर्क जो होता है, ये जिस भी तंत्रिका तंत्र से जुड़ी हैं या संवेदी कोशिकाओं से जुड़ी हैं, वहाँ से ये सूचनाओं को इधर की तरफ लाती है, किधर साइटोन में लाती है। संवेदी कोशिकाओं से ये जो प्रेरणाएं होती हैं, संवेदी प्रेरणाएं, ये साइटोन में लाने का कार्य करती हैं, इसलिए इन्हें अभिवाही प्रवर्ध कहते हैं। अफरेंट प्रोसेसेस, लाने वाली प्रोसेस, ये संवेदी कोशिकाओं से सूचनाओं को साइटोन की ओर लाती हैं, इसलिए इन्हें अभिवाही प्रवर्ध कहते हैं। इसके अलावा जो इन डेंड्राइट्स की संख्या होती है, ये सीखने तथा स्मृति की क्षमता को निर्धारित करती है। अगर
व्यक्ति के तंत्रिका तंत्र में अधिक संख्या में डेंड्राइट्स है तो उसमें सीखने की क्षमता अधिक होगी, चीज़ों को याद करने की क्षमता अधिक होगी। और किसी अगर कम है इनकी संख्या तो यही जस्ट इसका उल्टा होगा, यानी कि सीखने की क्षमता कम होगी। दूसरा जो कोशिका प्रवर्ध है उसको कहते हैं अक्षतंतु या एक्सॉन। ठीक है, एक्सॉन जो होता है वो डेंड्राइट्स की अपेक्षा काफ़ी लंबा होता है और संख्या में वो अकेला होता है। डेंड्राइट से काफ़ी बड़ा, डायमीटर में मोटा और लंबाई में काफ़ी अधिक होता है। और इसी एक्सॉन की लंबाई से ही तंत्रिका कोशिकाओं की लंबाई मापी जाती है। एक्सॉन साइटोन से निकला हुआ एक ये लंबा और मोटा प्रोसेस होता है, यानी संख्या में ये सिर्फ एक होता है, इसकी लंबाई काफ़ी अधिक होती है। 1 mm से लेकर 1 मीटर तक होता है, 1 मिलीमीटर से लेकर के 1 मीटर तक इसकी लंबाई होती है। डायमीटर में काफ़ी अधिक होता है, ठीक है, लेकिन संख्या में ये कम होता है। डेंड्राइट संख्या में अधिक होते हैं और लंबाई में छोटे होते हैं। ये सेल बॉडी से जहाँ से निकलता है उसके जंक्शन को कहते हैं एक्सॉन हाइलॉक। यहाँ पे संरचना में दिखाई दे रहा है। ये सेल बॉडी से अब ये इकलौता प्रोसेस निकल रहा है, लंबा सा प्रोसेस, इसको कहते हैं एक्सॉन। ये इकलौता जो प्रोसेस है इसको एक्सॉन बोलते हैं। और एक्सॉन तथा सेल बॉडी के जंक्शन पे क्या होता है, ये काफ़ी चौड़ा होता है और इस चौड़े भाग को कहते हैं एक्सॉन हाइलॉक। जिस तरीके का साइटोप्लाज्म सेल बॉडी में है वही साइटोप्लाज्म कंटिन्यू होता है इस एक्सॉन के अंदर, इस लंबे से तंतु के अंदर। इसके साइटोप्लाज्म को हम एक्सोप्लाज्म कहते हैं। और इसके चारों तरफ जो प्लाज्मा झिल्ली होती है उसको हम एक्सोलेमा कहते हैं। ठीक है, इसके अंदर जो सेल ऑर्गेनेल्स हैं उनमें से गाल्जी बॉडी, निसल्स, ग्रेन्यूल्स और राइबोसोम को छोड़ करके बाकी सभी सेल ऑर्गेनेल्स इस एक्सॉन के साइटोप्लाज्म में पाए जाते हैं। कुछ तंत्रिका कोशिकाओं में जो एक्सॉन्स होते हैं ये 90 डिग्री पर शाखित भी होते हैं, जिनको कोलेटरल फाइबर कहते हैं। कुछ एक्सॉन्स जो होते हैं वो 90 डिग्री पर इनमें शाखाएं भी निकलती हैं जो इफेक्टर आर्गन्स में जाती हैं। इनको कोलेटरल ब्रांचेस भी कहते हैं। क्योंकि इसमें राइबोसोम नहीं होता है इसलिए ये प्रोटीन सिंथेसिस नहीं करते हैं। ठीक है, ये एक्सॉन्स जो एक्सॉन का आखिरी हिस्सा होता है जिसे हम एक्सॉन टर्मिनल कहते हैं, ये शाखाओं में डिवाइड हो जाता है, बहुत सारी छोटी छोटी महीन शाखाओं में विभाजित हो जाता है। इन शाखाओं को एक्सॉन टर्मिनल कहते हैं या अक्षतंतु अंतस्थ कहते हैं। इनको कहते हैं एक्सॉन टर्मिनल्स, एक्सॉन टर्मिनल्स, या इनका दूसरा नाम है टीलोडेंड्रिया, टीलोडेंड्रिया, इनको टीलोडेंड्रिया कहते हैं। यानी एक्सॉन की शुरुआत कहाँ से होती है, एक्सॉन हाइलॉक से, एक्सॉन हाइलॉक से, और अंत कहाँ होता है, टीलोडेंड्रिया पर। टीलोडेंड्रिया के जो स्वतंत्र जो सिरे होते हैं ये घुंडीदार होते हैं, मतलब नॉब बटन के समान यहाँ पर संरचनाएं दिखाई पड़ती हैं। और इस बटन को कहते हैं सिनॉप्टिक बटन, इस बटन को कहते हैं सिनाप्टिक, यानी कि आखिरी जो हिस्सा होता है ये राउंडेड होता है। इस राउंडेड हिस्से को कहते हैं सिनाप्टिक नोब या सिनाप्टिक बटन। यही सिनाप्टिक बटन दूसरे एक्सॉन से जाकर के जुड़ती है। ये सिनाप्टिक बटन जो होती है ये दूसरे एक्सॉन से जुड़ती है और जहाँ पर जुड़ती है उस जंक्शन को कहते हैं सिनैप्स, उस जंक्शन को सिनैप्स कहते हैं। अब ये जो एक्सॉन्स होता है यानी कि इसको न्यूरी एक्सोलेमा है, एक्सोलेमा के चारों तरफ कुछ एक्सान में लाइपोप्रोटीन की बनी हुई एक कवरिंग पाई जाती है जो कि डिसकंटिन्यूअस कवरिंग होती है। ये लाइपोप्रोटीन की बनी हुई कवरिंग होती है, इसको हम कहते हैं माइलिन शीथ। ये इसकी माइलिन शीथ की जो लंबाई होती है वो 1 मिलीमीटर की होती है। यानी हर 1 मिलीमीटर पे एक्सान के चारों ओर एक मोटी सी सफ़ेद रंग की लाइपोप्रोटीन की बनी कवरिंग होती है जो एक इंसुलेटर लेयर के तरीके से काम करता है। जैसे बिजली के तारों के चारों तरफ प्लास्टिक की कवरिंग होती है वैसे एक्सान के चारों तरफ माइलिन शीथ की कवरिंग होती है, इसको माइलिन
होल भी कहते हैं या माइलिन शीथ कहते हैं। ये एक इंसुलेटर का कार्य करता है। ये जो माइलिन शीथ होती है ये CNS यानी सेंट्रल नर्वस सिस्टम और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में अलग अलग कोशिकाओं से बनती है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में जो माइलिन शीथ होती है ये ओलिगोडेंड्राइट्स कोशिकाओं की बनती है, जो हमारे केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में होता है। ओलिगोडेंड्राइट्स ये न्यूरेग्लिया कोशिकाओं का ही एक भाग है। ये ओलिगोडेंड्राइट्स की बनी होती हैं, जबकि जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम होता है यानी कि परिधीय तंत्रिका तंत्र में ये जो शीथ है माइलिन शीथ ये श्वान सेल की बनी होती है। परिधीय तंत्रिका तंत्र में ये श्वान सेल की शीथ की बनी होती है। ठीक है, तो ये एक प्रोटेक्टिव कवरिंग का भी काम करता है, इंसुलेशन का भी काम करता है, और एक्सान के द्वारा जो नर्व इम्पल्स मूव कर रहे हैं उनके संचरण में भी मदद करती है। तो अभी हमने बताया कि जो डेंड्राइट्स होते हैं ये सेंसरी आर्गन से सूचनाओं को सेल बॉडी में लाते हैं, इसलिए इनको अफरेंट प्रोसेसेस कहते हैं। एक्सॉन से जो भी सूचनाएं होती हैं साइटॉन से जो भी सूचनाएं होती हैं वो एक्सान के द्वारा होते हुए कहाँ पर जाती हैं, किसी दूसरे न्यूरॉन में, या फिर ये जिस भी इफेक्टर ऑर्गन से जुड़ा हुआ है, जिस भी मसल्स से जुड़ा हुआ है या ग्लैंड से जुड़ा हुआ है, उन ग्लैंड से या मसल्स में ये सूचनाओं को ले जाते हैं। जिन तंत्रिका तंतुओं के चारों तरफ ये माइलिन शीथ होती है उनको माइलिनेटेड नर्व फाइबर कहते हैं, और जिनके चारों तरफ माइलिन शीथ नहीं होती है उनको नॉन माइलिनेटेड नर्व फाइबर कहते हैं। ठीक है, तो तंत्रिका कोशिका की संरचना में दो भाग होते हैं, सेल बॉडी और सेल प्रोसेसेस। ये सेल बॉडी है जो इसका मुख्य भाग होता है, और सेल प्रोसेसेस जो सेल बॉडी से निकली हुई शाखाएं होती हैं इनको कोशिका प्रवर्ध कहते हैं। जो शाखाएं छोटी शाखाएं होती हैं इनको हम डेंड्राइट्स बोलते हैं। ये संवेदी अंगों से सूचनाओं को साइटोन में लाती हैं, और इकलौती एक बड़ी शाखा होती है जिसको एक्सान बोलते हैं। ये साइटोन से सूचनाओं को प्रभावी अंगों तक ले जाने का काम करते हैं। ठीक है, हमें उम्मीद है आप लोगों को ये टॉपिक समझ में आया होगा। अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके उस डाउट को सॉल्व कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।